जिस बुलेटिन में बात होगी आखिरी चरण के चुनाव प्रचार में आई तेजी की। छठे चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी के उड़े होश की। देखेंगे पंजाब की रैली में अमित शाह के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को। जानेंगे कैसे पीएम मोदी की नीतीश ने कराई किरकिरी। ममता के दावों में कैसे मुश्किल में दिख रही है बीजेपी। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी संजय राउत के, गडकरी और योगी के बड़े दावों की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बड़ा दावा। सीएम शिंदे ने अजीत पवार की पार्टी के उम्मीदवार को हराने की रची साजिश। पीएम मोदी के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा का पलटवार। कहा, ये गीदड़ धमकी नहीं चलेगी। दुनिया के किसी भी पीएम ने इतनी अशोभनीय बातें नहीं की। पीएम मोदी ने तेजस्वी की गिरफ्तारी का किया था दावा। प्रधानमंत्री मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी का तंज। बोले, वो दिन दूर नहीं जब पीएम मोदी कहेंगे मेरी पूजा करो। और आर्मी चीफ मनोज पांडे को मिला 1 महीने का सेवा विस्तार। 31 मई को होना था रिटायर। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, जिसके चलते सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में राहुल ने हिमाचल में रैली की, तो वहीं अखिलेश ने यूपी के बलिया में रैली की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पंजाब में रैली करते हुए बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। तो आज के चुनाव प्रचार में क्या है खास, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 1 जून देश में 7वें यानी कि आखिरी चरण के लिए मतदान किया जाना है। आखिरी चरण में 7 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। ऐसे में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हिमाचल में चुनाव प्रचार किया, जहां राहुल ने कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हुए अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। तो वहीं बीजेपी को अपने निशाने पर लेते हुए राहुल ने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है, जो मोदी सरकार से नहीं डरता। पीएम मोदी ने अडानी को हिमाचल के सेब पकड़ा दिए, एयरपोर्ट दे दिए। शायद परमात्मा कह रहे हैं कि पीएम मोदी को अडानी की मदद करनी चाहिए। तो वहीं आज अखिलेश यादव ने बलिया के सलेमपुर लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार किया। 7वें चरण में इंडिया गठबंधन तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं, जनता उन्हें 140 सीटों में समेट देगी। अखिलेश ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो नौजवानों को नौकरी मिलेगी, किसानों का कर्ज माफ होगा, किसानों की एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। तो वहीं पंजाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने रैली कर कहा कि मैं देश बचाने की अपील करने आया हूँ। हम एक समय की रोटी कम खा लेंगे, लेकिन तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। राज्यपाल विधानसभा के द्वारा पारित बिलों को रोककर जनतंत्र के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। ये जनता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके खिलाफ आपको आवाज उठानी पड़ेगी। इसी के साथ आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी से उनके कार्यकाल में बढ़ते गंगा में प्रदूषण और देश में बढ़ते कर्ज जैसे कई सवाल किए। तो वहीं पीएम मोदी ने आज यूपी में चुनावी रैली की, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इंडिया गठबंधन लगातार बीजेपी को घेर रहा है। तो इस बीच 6वें चरण की वोटिंग के बाद से जो रुझान सामने आ रहे हैं, उससे बीजेपी की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। इसका असर बीजेपी नेताओं के भाषणों में भी दिखाई देने लगा है। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव अपने अंतिम चरण में है। 1 जून को राजनीतिक दलों का ये घमासान थम जाएगा। 7वें चरण के मतदान हो जाएंगे और 4 जून को ये साफ हो जाएगा कि अगली सरकार कौन बनाएगा। इस बीच छठे चरण के मतदान के बाद विपक्ष जहां बड़े बड़े दावे पेश कर रहा है, तो वहीं बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। छठे चरण में करीब 64% मतदान हुआ है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन उत्साह में नजर आ रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि आज छठे चरण का चुनाव खत्म हो गया। अब तक 486 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब जब निवर्तमान प्रधानमंत्री ने अपने रिटायरमेंट प्लान पर विचार करना शुरू कर दिया है, तब 2024 के लोकसभा चुनाव की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि 6वें चरण में ही इंडिया गठबंधन बहुमत हासिल कर चुका है। तो अखिलेश यादव ने 6वें चरण के साथ ही 7वें चरण में भी बीजेपी की बड़ी हार का ऐलान कर दिया है। अखिलेश ने 6वें चरण की यूपी की सभी 14 सीटों पर जीत का दावा करने के साथ ही अंतिम चरण की 13 में से 12 सीटों पर साफ जीत का ऐलान कर दिया है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जब पीएम उम्मीदवार को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, सब कुछ आसानी से तय कर लिया जाएगा।
छठवें चरण के मतदान के दौरान बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है, तो वहीं किसानों की नाराजगी बीजेपी के खिलाफ थमने का नाम नहीं ले रही है। आज अमित शाह की पंजाब में रैली थी और इस रैली में अमित शाह को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। तो क्यों नाराज हैं किसान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव अब अपने अंतिम और आखिरी चरण पर आ गया है, लेकिन किसानों की बीजेपी के खिलाफ नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां अभी हाल ही में जब पीएम मोदी पटियाला में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, तब किसानों ने पीएम के खिलाफ नारेबाजी और जमकर विरोध किया था। और रविवार को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंजाब पहुंचे तो एक बार फिर किसानों ने विरोध का बिगुल बजा दिया। गृह मंत्री लुधियाना में बीजेपी प्रत्याशी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के समर्थन में रैली कर रहे थे। जैसे ही शाह के कार्यक्रम का ऐलान हुआ, वैसे ही किसानों ने भी उनके विरोध का ऐलान कर दिया। किसानों ने शाह के कार्यक्रम में शामिल होने वाले बीजेपी नेताओं की गाड़ियों को रोका भी, तो दूसरी तरफ प्रशासन ने भी पहले से ही अधिकांश किसान नेताओं को एक दिन पहले ही उनके घरों में नजरबंद कर दिया। भारतीय किसान मजदूर यूनियन के प्रधान दिलबाग सिंह को शनिवार रात करीब 10:30 बजे पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। वहीं कुछ किसान नेता अपने घरों से देर रात इधर उधर हो गए। शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर पुलिस की सख्त नाकाबंदी और बैरिकेडिंग की गई थी। किसानों की भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैनन भी प्रशासन रैली स्थल सहित प्रमुख चौकों पर तैनात किया गया था। रैली की सुरक्षा के लिए पुलिस के 2000 जवानों को भी तैनात किया गया था। एक तरफ किसानों के विरोध से पंजाब में बीजेपी की हालत खराब दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ उसके सहयोगी भी उसकी चिंता को बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मंच से जो घोषणा की है, उससे बीजेपी ही हिल गई है। तो क्या कहा है नीतीश ने, जानिए इस रिपोर्ट में। नीतीश कुमार एक बार फिर फंस गए हैं। एक बार फिर उन्होंने बीजेपी को नाराजगी की वजह दे दी है। 7वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार करते हुए एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर विवाद छिड़ गया है। दरअसल रविवार को नीतीश कुमार पटना साहिब के दानियावा इलाके में एनडीए प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो। उनके इस बयान ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तब तक उनके बॉडीगार्ड ने उन्हें अपनी भूल बताई, जिसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि अरे वो तो प्रधानमंत्री हैं ही, उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। उनके इस बयान को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर एनडीए और जेडीयू के रिश्ते में दरार आ सकती है। ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार बोलते बोलते गड़बड़ा गए हों। इसके पहले भी बिहार में पीएम के एक चुनावी भाषण में उन्होंने बीजेपी के 400 पार को 4000 कह दिया था, जिसके बाद ये खबर आई कि अब पीएम की किसी भी रैली में नीतीश शामिल नहीं होंगे। माना जा रहा था कि नीतीश के बड़बोलेपन के कारण बीजेपी ने उनसे दूरी बना ली है और अब तो उन्होंने पीएम मोदी को पीएम पद से नीचे लाकर सीधे मुख्यमंत्री बना दिया है। क्या इस भूल के लिए बीजेपी उन्हें माफ करेगी? इस तरह के कई सवाल उठने लगे हैं। अब भले ही जेडीयू दावा करे कि नीतीश कुमार की जुबान फिसल गई थी, लेकिन इस बार ये जुबान बार बार फिसल रही है, जो कुछ और ही संकेत दे रही है। संकेत साफ है कि बीजेपी मुश्किल में है और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जो दावा किया है, उससे बीजेपी के लिए संकट और भी ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो क्या है मामला, क्या है ममता का दावा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में 2 महीने के लिए धारा 144 लगने वाली है, तो वहीं बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। चुनाव के मद्देनजर 7वें फेज की वोटिंग से पहले सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लिया है। कोलकाता में स्थानीय प्रशासन 2 महीने के लिए धारा 144 लगाने जा रही है। इस बात की जानकारी खुद कोलकाता पुलिस ने दी है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि यह आदेश 28 मई से प्रभावी होगा और 26 जुलाई या फिर अगले आदेश तक लागू रहेगा। वहीं ममता सरकार की तरफ से कहा गया कि शहर में अशांति फैलाने की बड़ी कोशिश होने की आशंका की सूचना मिली है। इसको देखते हुए सार्वजनिक रूप से एक जगह पर 5 या 5 से ज्यादा लोगों के खड़े होने पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद बंगाल के राज्यपाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस ने बिना सोच विचार किए फैसला लिया है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के रोड शो को रोकने के लिए कोलकाता पुलिस को शहर में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। तो वहीं सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण की शुरुआत से ही बीजेपी बैकफुट पर थी। ये सच है कि उन्होंने मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से रोकने के लिए अलोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन बंगाल के लोगों ने उनकी डराने वाली रणनीति का साहस किया और रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने पहुंचे। कल के बाद मुझे विश्वास है कि केवल एक ही परिणाम हो सकता है, बांग्ला विरोधियों का विसर्जन। ममता बनर्जी ने इस पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है।
ये वीडियो ममता बनर्जी की पदयात्रा का है, जो चुनाव प्रचार से जुड़ा हुआ है। ममता के बयान से पश्चिम बंगाल में बीजेपी चिंता में दिखाई दे रही है, तो इस समय पश्चिम बंगाल एक अलग ही मुसीबत का सामना कर रहा है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात, जिसे रेमल नाम दिया गया है, वो राज्य के समुद्र तट से टकराने वाला है। तो क्या है रेमल और क्या पड़ सकता है इसका असर, देखिए ये रिपोर्ट। रेमल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रेत। रेतीले राजस्थान में इस समय बेहद गर्मी पड़ रही है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तापमान 55 डिग्री तक पहुंच गया है। रेत में जूते पहनकर भी 2 मिनट खड़े होना मुश्किल हो रहा है। तो रेमल ने पूर्वी हिस्से में भी परेशानी खड़ी कर दी है, क्योंकि रेमल चक्रवात आज रात पश्चिम बंगाल के तट से टकराने वाला है। रेमल के चलते कोलकाता एयरपोर्ट पर रविवार दोपहर से 21 घंटे के लिए उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट रविवार दोपहर 12 बजे से सोमवार 9 बजे तक के लिए बंद रहेगा। इसके चलते 394 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के समुद्र तट से ये एंट्री लेगा। रविवार रात 12 बजे के बाद ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में सागर आइलैंड और बांग्लादेश के खेपुपाड़ा के बीच लैंडफॉल करेगा। इस दौरान करीब 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिस कारण से अगले 24 घंटे तक पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक रेमल के लैंडफॉल के वक्त बंगाल की खाड़ी में करीब 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इससे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के निचले इलाकों में पानी भर जाने की भी आशंका है। मछुआरों को उत्तर में समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य में एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। निचले इलाकों को खाली करा लिया गया है और केंद्र और राज्य सरकार पल पल के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात बीजेपी के अंदर बढ़ते टकराव की। लोकसभा चुनावों में बीजेपी के अंदर का टकराव अब खुलकर सामने आने लगा है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने दावा किया कि मोदी और शाह पार्टी के कई नेताओं को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ महाराष्ट्र के दिग्गज नेता नितिन गडकरी का नाम भी शामिल है। तो क्या कहा है राउत ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुके हैं, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के बयान ने सियासी गलियारों में चर्चाएं काफी तेज कर दी हैं, तो वहीं बीजेपी की धड़कनें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। संजय राउत ने कहा कि योगी को बचाना है तो मोदी को जाना है। उनके इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है। संजय राउत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दावे पर हकीकत का मुहर लगा दिया है। राउत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी समर्थकों ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अगर मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आई तो अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घर भेज देंगे। इसलिए योगी समर्थकों ने योगी को बचाना है तो मोदी को जाना है का नारा लगाया है। शिवसेना यूबीटी सांसद ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 30 सीटें आसानी से हार जाएगी। उत्तर में योगी और उनके लोगों ने सबसे पहले मोदी शाह को बाहर करने का फैसला किया और इसका नतीजा 4 जून को दिखेगा। तो वहीं नितिन गडकरी को लेकर भी संजय राउत ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि संघ के लोग नागपुर में खुलेआम बोल रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गडकरी की हार के लिए हर तरह का साजो सामान मुहैया कराया है। संजय राउत ने कहा कि जब फडणवीस को समझ आ गया कि गडकरी नहीं हारने वाले तो बहुत ही अनिच्छा से वो प्रचार अभियान में उतरे। संजय राउत के इन दावों ने सियासी पारा हाई कर दिया है। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के दावे सामने आए हैं, लेकिन बीजेपी ने अब तक इन पर कोई सफाई नहीं दी है। अब ऐसे में इस बार भी क्या चुप्पी साध लेगी बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनाव के बीच ये दावे बीजेपी के साथ बड़ा खेल कर सकते हैं। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।